थोड़ा सा डिले हो गया टेक्निकल इश्यूज के कारण, माफी चाहेंगे आपको इंतजार करना पड़ा। तो आज की जो हमारी ट्रेनिंग है, आज की जो हमारी ट्रेनिंग वो बेसिकली लाइफ स्किल्स पे है। और हमारी ओवरऑल ये तीसरी मीटिंग है। तो हम लोग काफ़ी, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ बात करके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइफ स्किल्स। ये स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारे पर्सनली बेसिकली हमारे लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने एक्सपर्टाइज जो जैसे हम लोग टीचिंग फील्ड में, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, तो टीचिंग एंड ट्रेनिंग के अलावा और भी बहुत सारे स्किल्स हैं एक प्रॉपर एंड एक प्रॉस्परस लाइफ जीने के लिए। एंड दैट इज वाई दोज स्किल्स आर कॉल्ड लाइफ स्किल्स। तो लाइफ स्किल्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे आज। तो लाइफ स्किल्स को सीखने के लिए तो बेसिकली लाइफ स्किल्स क्या है और हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लाइफ स्किल्स ये तो एक बहुत ही वास्ट डोमेन है। क्या क्या उसमें टॉपिक्स होने, मतलब क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट है। तो ये सब जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफ स्किल को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें। तो उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, दैट इज 4H। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि 4H क्या है। 4H एक बहुत ही मीन्स यूनिक मेथड है जिसकी मदद से लाइफ स्किल्स क्या हमें अडॉप्ट करना चाहिए, कैसे उसको सीखना चाहिए, ये हम जानेंगे इसके बारे में। और नेक्स्ट जो है, लाइफ स्किल को आइडेंटिफाई करने के बाद, लाइफ स्किल्स जैसे हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या हमको स्किल डेवलप करना है एक प्रॉस्परस एंड एक हेल्दी लाइफ के लिए, तो उसके बाद ये ऐसे ही डेवलप नहीं होगा। इसको डेवलप करने में लगेगा बहुत सारा प्रैक्टिस, बहुत सारा डिस्कशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा डिस्कशंस, प्रैक्टिस और डेवलपमेंट वर्क के बाद ही हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, आइडेंटिफाई करने के बाद डिस्कशन, जो लाइफ स्किल हम जिसके बारे में जानने वाले हैं, हमें डिस्कस करना चाहिए किससे, स्टूडेंट से भी और अपने सर्कल सर्किल, जो हमारा फ्रेंड सर्किल है, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ। और नेक्स्ट, एक्सप्लोर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज टू असिस्ट यूथ विथ लाइफ स्किल डेवलपमेंट। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको खुद भी डेवलप करना पड़ेगा, और हम आसपास के लोगों से या हम बुक्स पढ़ के या बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं, जैसे जिन लोगों ने लाइफ स्किल को डेवलप किया और उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही आगे स्टेज तक लेकर के गए। तो ओवरऑल आइडेंटिफाई करने के बाद डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, जैसे ही आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में, जैसे हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, आप ही पढ़ेंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये लोग अपने एक्सपर्टाइज के अलावा, जो उनकी एक्सपर्टाइज है, जैसे बिजनेसमैन है, स्कॉलर है, प्रोफेसर है, ट्रेनर है, बहुत बड़े ट्रेनर हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, इन लोग अपने एक्सपर्टाइज के अलावा लाइफ स्किल पे बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स, सर स्टीव जॉब्स के बारे में सबको जानते होंगे। तो स्टीव जॉब्स के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं कि मीन्स ही वाज द फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी, और फिर उनके साथ कुछ ट्रेजेडीज भी हुई। स्टिल वो अपने मीन्स अपने एक्सपर्टाइज में काफ़ी उन्होंने अपने आप को डेवलप किया प्रोग्रामिंग में। बेसिकली प्रोग्रामर बहुत हाई क्लास के प्रोग्रामर थे, लेकिन
वो फिटनेस पे ही बहुत ध्यान देते थे। इम्पैथी उनके मन में बहुत ज़्यादा थी। वो इंसान इम्पैथी से भरे हुए थे। हेल्पिंग नेचर, उनको जब कंपनी से, उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया, तो उन्होंने ना हार मानने वाली क्वालिटी के कारण 3 अलग अलग कंपनियों का फाउंडेशन किया सिलिकॉन वैली में। और उस कंपनी को भी वो काफ़ी ऊंचाई तक लेकर के गए। तो वहां पर उनकी प्रोग्रामिंग स्किल तो काम आई ही आई, उसके अलावा जो लाइफ स्किल्स है, जो मीन्स अदर जो लाइफ की क्वालिटीज हैं, वो उनमें काफ़ी कूट कूट के भरी हुई थी। चलिए, स्टीव जॉब्स तो खैर हमारी कंट्री के नहीं थे, बाकी करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन है। हम अगर हमारे हमारे कंट्री की ही के ही जो एमिनेंट पर्सनालिटी है, लाइक मुकेश अंबानी जी, तो सबको जानते हैं कि ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया। अभी अडानी साहब उनको ओवरटेक किए हैं, मगर वट एवर, और उनका जो रैंकिंग है, आई थिंक 4 या 7th रैंक है ओवरऑल वर्ल्ड में। तो इन बेसिकली ये एक बिजनेसमैन है, ये हम सब जानते हैं। बहुत सारी रिलायंस की कंपनीज हैं जिसके वो होल एंड सोल ओनर है। मगर इसके अलावा लाइफ स्किल्स बहुत ज़्यादा भरी हुई है। मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं इंदौर में था तो एक इंसान से मेरी मुलाकात मुलाकात हुई, जिन्होंने पर्सनली मुकेश अंबानी सर के साथ काम किया। उनका ये कहना था कि मुकेश अंबानी सर का, मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना? मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। वीडियो ऑफ कर दीजिए ना सर। वीडियो, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो बेसिकली जिस इंसान से मेरी मुलाकात हुई, एक्चुअली मेरे फ्रेंड के वो फादर थे, उन्होंने पर्सनली मुकेश अंबानी सर के साथ काम किया है। तो उनका ये कहना था कि मुंबई में उनके रिलायंस के ऑफिस से दूर एक बिल्डिंग है जिसका नाम उन्होंने एक प्लानिंग के लिए ही वो पूरी बिल्डिंग रखी हुई है। मतलब वहाँ पे वो जाते हैं तो सिर्फ रनिंग बिजनेस के बारे में नहीं सोचते हैं, वो प्लान बनाते हैं। और उनके केबिन में एक बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड। और मैं खुद भी जान के ये दंग रह गया। और उनका बहुत इसलिए उन्होंने ये बताया कि मुकेश अंबानी साहब जो प्लानिंग करते हैं, वो आने वाले 1-2 साल की नहीं, आने वाले 20 साल के बाद की प्लानिंग, 20 साल के बाद का जो सिनेरियो होगा, वो उस बोर्ड पे लिखते हैं। और वो बोर्ड पे काफी सालों तक वो वैसे ही लिखा रहता है। तो हमको सुनने में थोड़ा सा ये भरोसा नहीं होता है, मगर उनकी जो प्लानिंग है, जो उनका ब्रॉड थिंकिंग है, वो 2-4 साल 5 साल की प्लानिंग नहीं, वो मोर देन 15 ईयर्स की प्लानिंग, उनका जो विजन है वो 15 ईयर्स के बाद सोच करके वो प्लान लिखते हैं। तो जो एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि जब जियो लॉन्च हुआ, तो जियो लॉन्चिंग की प्रिपरेशन वो 97 में किए थे। 97 में, 97 में वो इंसान जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो उनके साथ थे। तो सुन के बहुत प्लेजर सरप्राइज हुआ कि एक इंसान की लिमिट कितनी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें ऐसे मेरे ख्याल से मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको वो माइंड में अफेक्ट जरूर कर रहा होगा। तो बेसिकली हमको ये ऐसे एग्जांपल्स भी ढूंढने चाहिए और खुद भी ऐसा एग्जांपल क्रिएट करना चाहिए, जिससे लाइफ स्किल डेवलप हम खुद भी कर पाए और अपने स्टूडेंट्स को भी कर पाए। तो आई होप ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखा है, तो आई होप मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। प्लीज रिप्लाई। तो आई होप मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपकी तरफ से कुछ ना कुछ रिप्लाई चाहूँगा, ताकि मैं ये कंफर्म हो सके कि हाँ, मेरी बात पहुँच रही है आप तक। यस सर। आपने जो बतलाया मुकेश अंबानी जी के बारे में, ये तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि 20 साल लगता है, 20 साल तक का वो सोच लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है।
जी मैम, जी जी, थैंक यू। तो ये थोड़ा सा चीज लाइट की। नहीं जी पता था, एक नई चीज लाइफ स्किल से हम लोगों को पता चला। थैंक यू जी सर। मैम, जी थैंक यू। गीतांशु मैम, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? कैसा माइक ऑन है? मैंने बोला थैंक यू फॉर शेयरिंग सर, आपने बहुत अच्छा है फैक्ट आपने हम लोग के सामने बताया, हम लोग के साथ शेयर किया। जी, अभी तो खैर शुरुआत ही है मैम, जस्ट मैं आप लोगों से थोड़ा जानना चाह रहा था कि मेरी बात समझ में आ रही, मतलब प्रॉपर जा रही कि नहीं। यस सर, सब यस जी, सर, थैंक यू यस मैम, सर। थैंक यू। वेट लगा। तो बेसिकली लाइफ स्किल के बारे में थोड़ा और हम डिस्कस करें तो लाइफ स्किल्स आर कॉम्पिटेंसीज दैट हेल्प पीपल फंक्शन वेल इन देयर एनवायरनमेंट। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम लाइफ स्किल को डेवलप करते हैं तो हमारा ये जो डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में जो सिनेरियो चेंज होता रहता है, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी। जैसे प्रोफेशनली हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल रोज कोई ना कोई एक नया टास्क आ गया जो हमारे कंफर्ट लेवल को थोड़ा सा मीन्स चैलेंज करेगा। ऑब्वियसली सब लोग ये बात को मानते होंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा काम आपके पास आ ही जाता होगा जिसमें लगता होगा कि अरे अब ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कितना बढ़िया कर रहे थे। तो बेसिकली क्या है, इन्हीं चैलेंजेस को प्रॉपरली फेस करने के लिए और जो हमारा टफ टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए ये लाइफ स्किल्स हमें बहुत हेल्प करता है। पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं किसी के साथ रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, या हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ कभी थोड़ा सा वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट चैलेंजेस हर दिन हमें फेस करने को मिलते हैं। और इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए ये लाइफ स्किल्स का सीखना बहुत ज़रूरी है। ये हमें कॉम्पिटेंसीज जो मिलती हैं उसको सरवाइव करने के लिए, फेस करने के लिए हेल्प करते हैं। दे आर लर्न इन सिक्वेंशियल स्टेप्स रिलेटेड टू अ पर्सन्स एज एंड डेवलपमेंट स्टेज। तो बेसिकली लाइफ स्किल को डेवलप करने में, सीखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, स्टेप बाय स्टेप ही हम इसको कर सकते हैं। और डिपेंड करता है, जब हम ये सीख रहे हैं, जब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी एज क्या है ना। खैर ये एज वगैरह बहुत ज़्यादा तो मैटर नहीं करेगा, मगर ये एक स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम इसको नहीं सीख सकते हैं। मगर वी शुड ट्राई टू बी इन अ वेरी मीन्स वेरी फोकस्ड एंड कंटिन्यू फेज में रहना है, तब हम इसको अच्छे से डेवलप कर सकेंगे। और दे आर एक्वायर्ड थ्रू लर्न बाई डूइंग एक्टिविटीज। ये जो लाइफ स्किल्स है, हम इसको केवल पढ़ के या वीडियो देख के या एग्जाम्पल देख के ही केवल सीख नहीं सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस हमें रोज करनी होगी, करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा से एक बात पे बिलीव करता हूँ और आप सब भी बिलीव करते होंगे। जैसे मीन्स श्री कालिदास जी ने एक वाक्य कहा है, शायद आप लोग भी ये सुने होंगे, मैं भी, मेरे टीचर ने ही बताया था। कालिदास जी ने ये कहा कि अच्छे कर्मों का जरिया एक आपका अच्छा शरीर ही बन सकता है। मतलब अगर बड़ा काम करना है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव वर्क करना है, तो उसके लिए आपका फिट रहना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द लाइफ स्किल्स। मैं फिर से थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जा रहा था क्योंकि मीटिंग चल रही थी। एनीवे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा था कि कालिदास जी ने ये कहा कि अच्छे काम करने का जरिया एक अच्छा शरीर ही हो सकता है। जब हम फिजिकली काफ़ी फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तभी हमारा माइंड जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा, और तभी हम जो है कॉम्पिटिटिव वर्क को, बड़े काम को, टफ काम को अंजाम दे सकते हैं। तो बेसिकली हेल्दी रहना भी एक लाइफ स्किल। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि 4H मेंबर्स जो है वो क्या है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है।
हम सभी को उसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूथ टू डेवलप लाइफ स्किल्स, जो जो यूथ बेसिकली लाइफ स्किल जो सीखने की बात हो रही है वो यूथ के लिए ही हो रही है, क्योंकि उनके सामने जीवन काफी बड़ा है और काफी बड़े बड़े काम उनको करने हैं। तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? अचीविंग, अगर हम लाइफ स्किल को डेवलप करते हैं तो जो भी टारगेट हमें दिया जाए, जो भी काम दिया जाए, हम उसको अचीव कर सकते हैं। मतलब हम उस काम को कभी भी बीच में नहीं छोड़ेंगे। हमारे अंदर ऐसी मीन्स ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी क्वालिटी डेवलप हो जाएगी कि हम उस काम को कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। सक्सेसफुल, जब ऑब्वियसली जब काम को हम कंप्लीट करेंगे और निरंतर ये काम हम करते जाएंगे तो सक्सेस अपने आप हमें मिलेगी। तो लाइफ स्किल्स डेवलप जो लोग कर चुके हैं उनके लिए अचीव करना, सक्सेसफुल होना कंफर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्रिएटिव, क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को भी डेवलप करने के लिए काफ़ी हमें प्रेरित करता है। जो लाइफ स्किल्स हम सीखते हैं, हम पूरी तरीके से जब एफिशिएंट हो जाते हैं तो क्रिएटिविटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, मगर इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे ज़्यादातर क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट ज्यादातर मेरे दिमाग, सबके दिमाग में ये रहता है कि क्रिएटिव मतलब क्या, हर चीज को थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करना या कुछ नए तरीके से रिप्रेजेंट करना, क्रिएटिविटी। मगर क्रिएटिविटी मोर और लेस आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड तो है ही। क्रिएटिविटी हमारे हर काम में है। जैसे हम लेक्चर भी डिलीवर करते हैं क्लास में, तो हर टीचर का अपना एक अलग स्टाइल होता है, isn't it? हर टीचर का अपना एक अलग स्टाइल होता है डिलीवर करने का। मगर हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी काम हमें दिया जाए उसमें हमें क्रिएटिव होना है, अपना इनपुट भी डालना है। कुछ क्रिएटिव मीन्स क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई रिपोर्ट राइटिंग ही करनी है, एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है, या एक लेटर लिखना है, या एप्लीकेशन लिखना है, बच्चे को हम सिखा रहे हैं। तो एक फॉर्मेट तो आपको बुक में मिल रहा है, उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए सारी चीजें हम लिखते हैं। मगर एक या दो लाइन उसमें हम अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनपुट भी दे सकते हैं। इसको हम बेसिकली क्रिएटिविटी को एक थंब रूल भी हम बना सकते हैं कि जो भी काम हमें दिया जाए उसमें एक दो इनपुट अपना रहेगा, ताकि पता चले कि हाँ मिस्टर एक्स वाई जेड या मिस एक्स वाई जेड इन्होंने ये काम किया है। ये क्रिएटिविटी जो है वो आपको मीन्स नॉमिनेट करेगी उस काम में। जैसे ही वो रिपोर्ट या लेटर या प्रोजेक्ट रिपोर्ट या थ्योरी कुछ भी जाएगा तो समझ में आएगा कि हाँ इन्होंने ये काम किया। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हम काफ़ी डेवलप कर सकते हैं अगर हम लाइफ स्किल्स को सीखते हैं। क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंट, आग्रह है सबसे, प्लीज़ अपना माइक, जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं प्लीज़ माइक ऑफ कर लें। अजय सर, अजय सर प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लें। जी, कॉम्पिटेंट। तो कॉम्पिटेंट हम लोग देख ही चुके हैं कि जो भी चैलेंजेस हैं हम उसको फेस करने के लिए काफ़ी तैयार हो जाते हैं लाइफ स्किल्स को डेवलप करने के बाद। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिमांड ऑफ द डे है। आप कहीं भी काम करें, स्कूल में, कॉलेज में, इंडस्ट्री में, ऑफिस में, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपको मिलेगी। कोई भी काम जैसे आप करने वाले हैं या कई सारे ऐसे काम रहते हैं, तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है वो हमको खुद ही डेवलप करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसा भी मेरी ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी और टेक्निकल इश्यूज आने लगे, तो सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें कैसे हम सीखेंगे? टेक्निकल नॉलेज तो वो तो आ जाएगा, वो एक इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है तो चलिए मैं उसको खुद ही कर रहा था या मेरे साथ बैठे हुए, मगर फॉर एग्जांपल एक नॉन टेक पर्सन भी यहाँ पे है और वो काम करने जा रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप टेक्निकली फिलहाल उसको नहीं कर सकते हैं, मगर लाइफ स्किल्स के ऊपर कमांड आपका है, तो आप वो जरिया तुरंत निकाल लेंगे जिसके साथ, जिसकी मदद से आप ये प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स डेवलप करते हैं और ये डिमांड ऑफ द डे हमेशा याद रखें। आप कहीं भी काम करें, हम लोग कहीं भी काम करते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोटिवेटेड,
तो कुछ टेक्निक सीखने के बाद, कुछ स्किल डेवलप करने के बाद हम लोग हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे अपने आप को। बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे सिचुएशन आते हैं जब हम इमोशनली डाउन हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि आगे पता नहीं क्या होगा। तो उस केस में ये सब स्किल्स बहुत काम करती है, जिसमें हम मोटिवेटेड फील करते हैं अपने आप को, खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं। और जब हम अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो टीचिंग एंड ट्रेनिंग में है। तो जब हम खुद मोटिवेट होंगे तो अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करने के लिए आगे रहेंगे। परसिस्टेंट, हर काम में निरंतरता बनाए रखने की जो कोशिश है वो हमें लाइफ स्किल से मिल सकती है। तो ये जो सामने आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी मायने रखते हैं, और ये सारी चीज़ें हम अच्छे से कर सकते हैं लाइफ स्किल को सीखने के बाद। तो बेसिकली ये है आपका 4H मॉडल। 4H मॉडल, इसकी बात हम कर रहे थे। आप सभी लोग अपने मोबाइल में इसको जूम करके भी देख सकते हैं कि 4H मॉडल क्या है। लाइफ स्किल का जो ये 4H की चर्चा कर रहे थे, वो हमें उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, ये थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और देख सकते हैं पॉइंट्स को याद रखने के लिए। तो बेसिकली 4H मतलब 4H। H में क्या है? सबसे पहला है हेड, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, हेड। उसके बाद हार्ट, उसके बाद हैंड्स एंड हेल्थ। तो हेड, हार्ट, हैंड, हेल्थ, ओवरऑल ये 4H है। ये 4H के अंदर जितने भी चीजें हैं, जितने भी पॉइंट, कल तो बहुत हम मिस कर रहे थे, बहुत ज्यादा, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। हाँ, ऐसी हुआ लेना है मैम आयशा मैम, प्लीज आई रिक्वेस्ट माइक ऑफ कर लें। गुड लुकिंग। हेलो मैम, आयशा मैम प्लीज। तो सबसे पहले हम, आयशा मैम आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अपना म्यूट कर ले अपने आप को। अगर कोई मैम, कोई भी मैम, हाँ थैंक यू, प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि माइक जब हम नहीं बोल रहे हैं तो माइक ऑफ है। एनीवे, तो सबसे पहले हम लोग हेड के बारे में देखेंगे कि जो हेड टॉपिक है 4H में, जो हेड है उसके तहत क्या है। तो ऐसे बहुत सारे काम, ऐसे बहुत सारे मीन्स जो स्किल्स है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे ब्रेन के द्वारा होती है। ऑब्वियसली ये सबको ये फील करते हैं कि बहुत सारे काम दिमाग से किए ही जाते हैं, बहुत सारे क्या मैक्सिमम काम दिमाग से ही किए जाते हैं अगर आप सॉफ्ट वर्क में हैं। तो उस केस में क्या क्या हम डेवलप कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो हेड जो है 4H में, जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट के तहत दो चीजें हैं, मैनेजिंग एंड थिंकिंग। मैनेजिंग एंड थिंकिंग, तो बेसिकली आपके पास जो भी काम आ रहा है या जो भी काम आप करने वाले हैं, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। आ रहा है तो आपको उसको मैनेज करना है। अगर आपको काम दे दिया गया तो यू विल हैव टू मैनेज, प्रॉपर मैनेज करना है कि सही तरीके से, सही आउटपुट के साथ और सही टाइम पे वो काम खत्म हो। तो काम का जो मैनेजमेंट है, जो टास्क का मैनेजमेंट है वो, और थिंकिंग, आपके हाथ में जो काम है जो आपको फ्यूचर में करना है, मे भी कल करना है या बाद में करना है, उसको आप कितने अच्छे से करेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो मैनेजिंग में सबसे पहला वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस, रेजिलियंस बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है। रेजिलियंस है कि आप चैलेंजेस को कितना बर्दाश्त करते हैं, ना हार मानने वाली क्वालिटी को बोलते हैं रेजिलियंस। जैसे आपके ऊपर कुछ टास्क आया, जैसे आपको बहुत सारे बच्चों का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, या फैमिली में भी फॉर एग्जांपल अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाए, या कई सारे ऐसे चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं। तो आपका जो, आपके अंदर जो प्रवृत्ति है ना हार मानने वाली, ज़्यादातर ह्यूमन नेचर है, हम लोग बिखरने की उसमें आ जाते हैं कि बहुत सारा काम आ गया, बहुत चैलेंजेस आ गए, बहुत मान लीजिए दुख आ गया तो हम लोग टूटने लगते हैं। तो वो नहीं होना है, रिजिलियंस डेवलप करना है, चैलेंजेस को फेस करना है और अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखना है। बेसिकली रेजिलियंस मीन्स यू हैव टू होल्ड योर स्ट्रेंथ।
तो ये चीज़ें धीरे धीरे ही होंगी। आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। चैलेंजेस फेस करने के लिए फिजिकली स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और मेंटली कैसे स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये डिफरेंट तरीके हैं। काउंसलिंग से, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखने से। जैसे रेजिलियंस तभी हम डेवलप कर पाएंगे जब हमारे पास सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होगा। बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस आ गए, बहुत सारे अलग अलग काम आ गया, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमको ये नहीं सोचना है कि काम आ गया है या हमारे परिवार पे ये प्रॉब्लम आ गई है, हमको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो एवरी टाइम वी हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, हमेशा सॉल्यूशन पे ही ध्यान देना है। और दुनिया में हर चीज का सॉल्यूशन है। मतलब मैं पर्सनली भी देखा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं और कई ऐसे मरीज हैं जिनको डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है कि नहीं, उनकी तबीयत काफ़ी खराब है एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उस केस में भी पर्सनली मैंने काफ़ी देखा है कि रेजिलियंस की क्वालिटीज़ के कारण बहुत बहुत सारे लोग अपने दुखों से उबर जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने वर्क प्लेस में काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रेजिलियंस डेवलप करने के बाद वो काफ़ी हायर लेवल तक गए। So basically, we have to be very resilient. We have to hold our strength. We have to increase our strength. Keeping records. Obviously, क्या होता है कि इसमें हम लोग थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। रिकॉर्ड्स हमको हमेशा रखना चाहिए। बेसिकली काम का रिकॉर्ड अगर हम रखेंगे तो हमें चीज़ों को मैनेज करने में आसानी होगी। जैसे लैपटॉप ही है, सबके पास आज के डेट में लैपटॉप है या मोबाइल फोन है, तो उसमें बहुत सारे फाइल्स हम रखते हैं। जैसे सर्टिफिकेट से डाउनलोड करना रहता है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप डाउनलोड किए तो डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड में ही उसको छोड़ दिए, तो ये थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट का कारण बनेगा। अगर आपसे कभी सर्टिफिकेट मांगा गया तो उसको ढूंढने में परेशानी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड्स में गए, डाउनलोड्स में गए और किसी दूसरे ड्राइव में एक स्पेशल फाइल बना लिए और फाइल में डेट वाइज उसको कॉपी पेस्ट कर दिए वहाँ पे। तो बस रिकॉर्ड तो सबके पास रहता है, मगर उसको थोड़ा सा मैनेज करना रहता है सही तरीके से। तो अगर हम मैनेज कर लिए तो हमारे फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी। तो बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग की आदत हम सबको डालनी चाहिए, जिससे हमारा जो काम का मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम कहीं भी जाएं, कहीं पर भी काम करें, रिसोर्सेज कम या ज़्यादा हर जगह रहता है, लेकिन जो हमें करना है, जो जो आउटपुट हम चाहते हैं, वो आउटपुट जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूज करके हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको कुछ भी करना है, जैसे मैं रिसोर्सेज की बात अगर करूं तो पर्सनली जैसे मैं एटीएल लैब में अगर वर्क करता हूं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे सामने नहीं दिखती हैं। जैसे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और सामने नहीं है वो जो जो स्पेयर पार्ट्स या जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं कि स्क्रैप कहाँ पे रखा हुआ है, स्क्रैप्स में से चीज़ों को निकालते हैं। या फिर जैसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 4 ही स्टूडेंट हैं, तो 4 बच्चे जो है वो मेरे लिए रिसोर्स है, उन्हीं 4 बच्चों से मैक्सिमम काम कराना है। तो बेसिकली ये एक छोटा सा स्किल है, सबको ही डेवलप कर सकते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मेरे मेरे आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हम मैक्सिमम यूज करें। तो उससे क्या होगा कि मीन्स जो काम की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होगी और रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग ही हमको मिलेगा। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ को प्लान करते हुए करें। अगर एक 40 मिनट की हमको क्लास भी लेनी है तो एटलीस्ट हम 10 मिनट बैठ के उसकी प्लान कर लें कि शुरू के 15 मिनट में क्या बताना है, नेक्स्ट 15 मिनट्स में क्या बताना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स में क्या बताना है। एक हम प्लान दिमाग में पहले से बना लें, कब डायग्राम बताएंगे, कब थ्योरी बताएंगे, कब बच्चों से पूछेंगे। ये छोटे छोटे प्लानिंग जो है वो हमारे काम को बहुत एफिशिएंट बनाते हैं और हमारा जो प्रेजेंस है काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो हर काम में प्लानिंग, हम बाजार भी जा रहे हैं फॉर एग्जांपल कुछ खरीदना है हमें, बाजार जाके बहुत सारे अगर कुछ लेने हैं तो हम एक छोटा सा प्लान बनाते हैं कि पहले किस रूट से हमको जाना है। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ आपको, जैसे हम लोग बैग लेकर के गए, तो बैग लेकर के गया तो सबसे पहले कौन सा चीज़ खरीदना है इसकी भी प्लानिंग हम कहीं ना कहीं दिमाग में कर लेते हैं। तो ये छोटे छोटे प्लानिंग है। फॉर एग्जांपल गलती से मान लीजिए सब्जी लेने जाना है और सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमें कहीं सस्ता मिल रहा है और हमने टोमेटो ही खरीद के रख लिया सबसे पहले,
तो इसके बाद दूसरी जो चीजें खरीदेंगे उसके ऊपर ही रखाएंगे बैग में, करेक्ट और नॉट। तो कहीं ना कहीं हमारा ये मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि और भी लोड पड़ेगा तो टोमेटो गल जाए, दब जाएगा, मे भी थोड़ा सा वो टेक्सचर खराब हो जाएगा उसका। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि प्लानिंग करके ही हमको कोई काम करना चाहिए। प्लानिंग कोई बहुत बड़ी नहीं है कि नहीं हम प्लान करने बैठे हैं, बड़े बड़े काम की प्लानिंग बहुत कम टाइम में भी हो सकती है। यही सब चीजें, यही सब टेक्निक हमको सीखना रहता है। गोल सेटिंग, नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे गोल सेटिंग। तो बेसिकली जो है हमारा पर्सनल गोल हर चीज में सेट होना चाहिए कि जैसे हम क्लास लेने ही जा रहे हैं, तो जिस टाइम हम इन कर रहे हैं और जिस टाइम हम आउट हो रहे हैं, तो इन दोनों पीरियड में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी पीरियड हमको मिल रहा है उसमें हम हमारा ये गोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम गए, हमने ये सोच लिया है कि बच्चे को आज यूनिट का कन्वर्जन सिखा के ही निकलेंगे, भले ही हमको 40 मिनट की जगह 45 मिनट लग जाए, मगर ये मैंने मन में ये गोल सेट कर दिया कि नहीं यूनिट कन्वर्जन सिखाना है। भले हम आगे कुछ और आज सिखा पाए या नहीं, लेकिन आज हमको ये करना है। अगर हम किसी छोटे बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो हम आज उसको लेटर सही फॉर्मेट में लिखना सिखा देंगे। तो ये छोटा सा गोल है, हम कल भी सिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में, मगर जो गोल सेट करते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। मगर गोल सेट करके ही हमको काम करना चाहिए। हम बाजार अगर निकले हैं तो 4 काम अगर मेरे हाथ में है तो चारों काम हम करके ही निकले। हम 3 भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चौथा क्लास नहीं कर सकते हैं, मगर जो गोल सेट कर रहे हैं उसको अचीव करने की कोशिश हम करें। ये छोटे 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 स्किल्स है, सबको पता है इसके बारे में, मगर हम बहुत ज्यादा कभी कभी क्या अनअवेयर हो जाते हैं या थोड़ा सा इजी वे में लेते हैं। तो हम लोग इजी वे में ना लें, जो छोटे छोटे गोल्स हैं, प्लानिंग है, रिसोर्सेज का यूज है, ये सब हम प्रॉपर तरीके से करें। थिंकिंग में अब जो 4H में जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट में अभी हमने मैनेजमेंट देखा, अब हम थिंकिंग के बारे में देखते हैं। क्या क्या ऐसा काम है जो हमको सोच समझ के करना चाहिए, सोच उसके मतलब उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। तो सबसे पहला है सर्विस लर्निंग। सर्विस लर्निंग, कोई भी सर्विस हमें प्रोवाइड करना है किसी को, फॉर एग्जांपल हम बच्चों के साथ काम करते हैं या हम कहीं ऑफिस में भी काम करें, जो भी सर्विस हमें देनी है, तो सर्विस कैसे देनी है, उसका टेक्निकल प्रोसेस क्या है, ये ये प्रॉपर तरीके से अचीव करना हमारा काम है। मतलब जो हमारा मेन डोमेन है उसको सीखना, ये लाइफ स्किल का सबसे बड़ा पार्ट है। तो सर्विस लर्निंग हमको, सर्विस लर्निंग अच्छे से उसको अचीव करना है, अच्छे से उसमें एक्सपर्ट होना है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग ये बेसिकली मशीन डिजाइन वगैरह में हम लोग काफी यूज करते हैं कि ऑब्वियसली सर्विस लर्निंग के जैसा ही है क्रिटिकल थिंकिंग, कि किसी भी टास्क को अगर हमको कंप्लीट करना है तो टेक्निकल नॉलेज के अलावा हम उसमें और क्या कर सकते हैं, किस एंड तक हम किसी भी काम को डिजाइन, मतलब किसी काम के सॉल्यूशन को डिजाइन कर सकते हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग के तहत आता है। मतलब किस एंड तक हम सोच सकते हैं उस काम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, हमको अपना खुद का भी लिमिट आगे बढ़ाना चाहिए। किसी भी काम को हम कैजुअली भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कैजुअली करेंगे तो काम, मगर उसके रिजल्ट को और ज्यादा बेहतर करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। तो वो हमको धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट तक ले जाना है काम को कि हाँ ठीक है हम इतना कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम ही हम बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग का सहयोग चाहेंगे इस एग्जाम्पल में। जितने भी बेसिकली प्राइमरी विंग या मीडियम मिडिल या फिर सीनियर विंग में भी जितने भी मेरे रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन बनाना है, एरोप्लेन का डिजाइन हमको सिखाना है बच्चों को। सिंपल सिंपल एरोप्लेन, छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कोई बताना चाहेंगे? उसका जो बॉडी का डायग्राम है वो बनाते हैं, उसके बाद जो विंग्स है, विंग्स जो फ्लैप निकला हुआ रहता है एरोप्लेन का, वो हम बनाते हैं, करेक्ट।
उसके बाद हम देखेंगे टेल में भी, मतलब एरोप्लेन के लास्ट में भी एक थोड़ा सा ये विंग ऊपर की ओर निकला रहता है जो बैलेंसिंग के लिए यूज होता है, हम वो बनाते हैं। एम आई राइट और नॉट? इतना ही काम हम लोग करते हैं ज्यादातर। यस सर। अच्छा ठीक है मैम, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? जो आगे में पहिए लगे रहते हैं, मतलब जो टरबाइन जिसको बोलते हैं, टरबाइन, गैस टरबाइन रहता है, तो हम टरबाइन बनाएंगे, मतलब गोल गोल जो विंग्स है उसके आगे गोल गोल बना देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस छोटे से काम को हम और कहाँ तक ले जाएंगे? तो हम देखेंगे कि मीन्स जगह जगह लाइट्स लगी रहती हैं। जब रात में हम एरोप्लेन को देखते हैं तो हमें इंड्स पे जहाँ जहाँ एरोप्लेन का स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है वहाँ वहाँ लाइट नजर आता है। फिर हम वो लाइट्स भी बनाएंगे। फिर हम सामने देखेंगे जहाँ पायलट बैठते हैं वहाँ पे दो शीशे लगे रहते हैं, विंड शील्ड जिसको बोलते हैं, मतलब कार में भी जैसे हमारे सामने शीशे लगे रहते हैं, वहाँ दो दो पायलट पायलट को पायलट बैठते हैं, तो हम वो शीशा भी बना सकते हैं। फिर जो बॉडी हमने बनाया तो बीच में दरवाजा का उसमें वो शेप रहता है, गेट जो मेन गेट का शेप भी हम बनाएंगे। मतलब हम क्या क्या दिखा सकते हैं, मैक्सिमम कितनी चीजें हम बच्चों को दिखा सकते हैं। एक हमारे जब बोर्ड पे हमने ये डायग्राम बनाया है तो ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। हम लोग नॉर्मली उसका शेप बना के और विंग्स बना के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम डिपेंड करता है कि किस डेप्थ तक हम ले जा सकते हैं, ताकि आप जो बता रहे हैं वो बच्चों को बहुत टाइम तक याद रहेगा, बहुत सालों तक। तो ये चीज़ हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हम जो भी काम करें उसको किस लिमिट तक ले जा सकते हैं। क्या बेटा? तो क्रिटिकल थिंकिंग ये बहुत ही मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग कितना मतलब किस हद तक सोच सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमको काम करना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा माइंड अपने हमारे माइंड को ऐसा ट्रेन करना है कि हमारे पास प्रॉब्लम हमेशा आएगी। जब तक हमारी लाइफ है तब तक प्रॉब्लम है। दिस इज द रूल ऑफ लाइफ। तो प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो कैपेसिटी है वो आपको डेवलप करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली ये समय के साथ हमारे अंदर डेवलप होता है और इसके प्रति हमें और ज़्यादा अवेयर भी रहना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग में मेरा जो मानना है वो ये है कि हमको याद ये रखना है कि आखिरी बार हमने गलत डिसीजन कब लिया था। टेंडेंसी हर एक इंसान की सही डिसीजन लेने की ही होती है। ऑब्वियसली हम हमारे सामने कोई भी काम करने के लिए आएगा तो हम चाहेंगे कि हम सही डिसीजन लेके ही उसको काम करें। ये तो हमारी टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो सही करेंगे। लेकिन याद हमको ये रखना है कि आखिरी बार हम डिसीजन गलत कब लिए थे। हमको ये हमेशा याद रखना होगा कि किस गलत डिसीजन के कारण कब हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मैं इस बात को बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस गलत डिसीजन के कारण नुकसान हुआ, तो नेक्स्ट टाइम कभी वो आएगा तो उसको रेक्टिफाई करना है। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के प्रति हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। लर्निंग टू लर्न, तो बेसिकली बाय गॉड ग्रेस अगर आप लर्निंग प्रोफेशन में हैं, आप टीचिंग ट्रेनिंग प्रोफेशन में हैं, तो ऑब्वियसली आपको सीखना पड़ेगा। अगर हम टीचिंग ट्रेनिंग प्रोफेशन में नहीं भी हैं जो लोग, तो उनको भी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उसको फेस करने के लिए जो लर्निंग टेंडेंसी है वो हमेशा डेवलप करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली ये जो हेड टॉपिक है 4H में हेड को हमने इतना लंबा डिस्कस किया, तो आई होप कि मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कितनी सारी चीज़ें हमको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए ताकि हमारा दिमाग सही से काम करे। अजय तिवारी सर। अजय तिवारी सर। जी सर। हेड जो 4H में जो हेड है सर, हेड के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। तो आई होप कि ये सारी चीजें हम लोग जानते तो हैं ही, मगर आज की ट्रेनिंग के बाद जरूर इसको हम लोग अवेयर होके और मोर कॉन्शियस होके ये काम करेंगे। क्या सर? वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू जी। जरूरी भी है ये सारी चीजें। तो
हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, यस सर। वेदर टीचर, वेदर स्टूडेंट और एनी एम्प्लॉय और एनी कोई भी प्रोफेशनल है, ये स्किल्स का होना तो बहुत जरूरी है। यदि आप सरवाइव करना चाहते हैं, स्मूथली वर्क करना चाहते हैं, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सम एट्रीब्यूट्स तो होते ही होते हैं जो आपको ड्राइव करते हैं। यस सर। और इसके लिए ये सारी चीजें, ये सारे टिप्स, सारी जो बातें हो रही हैं, और मुझे लगता है कि आज के प्रोफेशनल एज में ये सारी बातें पूरे वर्ल्ड में हर कोई कर रहा है। तो ये बिल्कुल सर। गेम चेंजर स्ट्रेटेजी जैसा है, जी जी। और ये चीजें बच्चों तक भी ट्रांसमिट कर, यस सर। यदि फ्यूचर के लिए रेडीमेड हमें बच्चों को तैयार करना है कि फ्यूचर के चैलेंजेस को बच्चे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो वो एक्सेप्टेंस के लिए इन चीजों को में भी जाना बहुत जरूरी है। और हमें तो डेफिनेटली यस होना ही होना चाहिए। जब हमारे भीतर होगी तब हम उसको बच्चों को तक पहुंचा पाएंगे। यस सर। बहुत जी बढ़िया सर, ये सारी चीजें हैं, और काफी मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह के डिस्कशन जब हमारे बीच हो रहे हैं, यस सर। तो हमें बहुत ही आगे तक ड्राइव करके लेके जाए, और काफी हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन चीजों का। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो वेलकम सर। थैंक यू। तो अब हम लोग हेड, जैसे अभी हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया कि हमारा जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें हमको सही तरीके से करना है। अब हम 4H में जो दूसरा एच है दैट इज हार्ट। तो क्या ऐसा हम लाइफ स्किल्स डेवलप करें जो मतलब उसमें हार्ट का रोल बहुत ज़्यादा है। आपका आपका इमोशन, आपका आपका अप्रोच, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी देखिए, ऑब्वियसली ह्यूमन बाई बर्थ, बाई गॉड ग्रेस केयरिंग ही होते हैं। तो इसमें दो सब टॉपिक है। हार्ट में होता है रिलेटिंग एंड केयरिंग। तो केयरिंग तो हम सब लोग होते हैं, और हम लोग इस प्रोफेशन में है कि हमें केयरिंग तो होना ही पड़ेगा बच्चों के प्रति या एक दूसरे के प्रति भी। रिलेटिंग, हम कैसे रिलेट कर पाते हैं, और हमें तो रिलेट करने का जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि हमें तो बहुत सारे बच्चों से डील करना है, उनके गार्जियन से भी डील करना है। हमारा डील करने का जो डोमेन है, जो एरिया है, वो काफ़ी बड़ा है। तो इसमें कम्युनिकेशन, फर्स्ट पॉइंट कम्युनिकेशन, हमको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में या वॉटेवर। कम्युनिकेट करने के दौरान हमारी टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी बातें हमको कहनी है, वो हम अच्छे तरीके से कह दें। सबसे पहला उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए। हम क्लास में भी जाएं तो जो हमने टारगेट सेट किया है, जो गोल सेट किया है, जो पॉइंट्स नोट करके रखा है कि आज की क्लास में ये बात बता देना है बच्चों को, तो वो जो है मेरा ये उद्देश्य होना चाहिए, मेरा ये प्रॉपर पूरा कोशिश होना चाहिए कि सारी बात को सही तरीके से बच्चों तक पहुंचा दें। सही तरीके से मतलब बच्चों को वो सारी बातें समझ में आ जाए। कोऑपरेशन, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान, कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप डील कर रहे होते हैं बहुत सारे लोगों से या बच्चों से, तो ऑब्वियसली आपकी बातें कुछ बच्चों को नहीं भी समझ में आएंगी। तो आपको उस केस में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होना चाहिए। जैसे बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अ, वो वापस से सवाल पूछें या वापस से आए आपके पास कि सर या मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो इस मामले में हमारे हार्ट का रोल बहुत ज़्यादा है। हमको इतनी जगह देनी पड़ेगी कि वो कुछ भी पूछ सके। बहुत सारे बच्चे, आप भी फील करते होंगे कि बहुत सारे बच्चे सवाल मन में है मगर नहीं पूछ पाते हैं। तो हमारा दिल, हमारा दिमाग इतना बड़ा रखना पड़ेगा कि उनके सारे सवालों के लिए जगह रहे, और वो फ्रीली आगे पूछ सके कि सर या मैम आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये टेंडेंसी हमारे अंदर ऑब्वियसली है, मगर उसको और भी ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत हमेशा रहती है। सोशल स्किल्स, तो सोशल स्किल बेसिकली पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ भी रहते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं, जिन कम्युनिटी के बीच में रहते हैं, आसपास में कितने लोग हैं, हमको उनके बारे में भी अवेयर होना चाहिए, उनसे भी बातचीत होती रहनी चाहिए, क्योंकि सोशल स्किल फर्स्ट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहीं ना कहीं ये गलती कर देते हैं, और आई होप इस पॉइंट पे सब लोग रिलेट करेंगे। हमारी जो लाइफ है वो केवल प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन तो मात्र 8-10 घंटे का है, जिसमें हम प्रोफेशनली हमको काम करना पड़ता है, और प्रोफेशन टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। प्रोफेशन डिपेंड करता है बहुत सारे सिनेरियो पे,
लेकिन वो हमारी लाइफ का केवल 7-8 घंटा ही है। मगर जहाँ हम रहते हैं, जहाँ दिन रात हमें रहना है, आसपास के लोगों से मिलते रहना है, तो बेसिकली हमको थोड़ा सोशल स्किल भी आना चाहिए। ये लाइफ स्किल का तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोशली भी बहुत सारे लोगों से कनेक्ट रहना चाहिए हमको। उस चीज़ को नेगेटिव वे में ना लेकर के कि नहीं फोन इतना मिले, टाइम वेस्ट करे, और वी आर मीन्स आज के डेट में ज़्यादातर लोग प्रिजर्व मतलब कंजर्वेटिव विचारधारा में ज़्यादा वो हो गए हैं। मगर सोशल स्किल भी एक लिमिट तक हमको आनी चाहिए कि हम किसी भी पार्टी फंक्शन में गए तो घुल मिल के रहें, ताकि फ्यूचर में भी हमें ये इसके फायदे ही हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये मीन्स एक छोटा सा पॉइंट है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब लाइफ में हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, वर्क प्लेस पे भी, पर्सनली भी, फैमिली मेंबर्स में भी। तो कॉन्फ्लिक्ट को याद रखना है, ध्यान देना है कि कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ज़्यादा लेकर के नहीं चलना है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहना है। कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही होंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, मनमुटाव होता रहता है, मगर उसका रिजोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। वो रिजोल्यूट कर देना चाहिए एक टाइम के बाद। लड़ाई झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, तो ठीक है, 1-2 दिन गुस्सा है, उसके बाद उसको रिजोल्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि बिना रिजोल्यूट किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो पॉइंट है, ये सबकी लाइफ में होता है, सब इस चीज़ को मानते हैं कि रिजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ज़्यादा दूर तक लेकर के नहीं जाना है, रिजोल्यूट कर देना चाहिए। ये हमारे आपके और पूरे ह्यूमन नेचर के लिए बहुत, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिजोल्यूशन होना चाहिए हर चीज़ का। जैसे हम प्रॉब्लम को भी रिजोल्यूशन करते हैं, उसी तरह कॉन्फ्लिक्ट को भी करना है, और इसमें आपका हार्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि ये सारी चीज़ों को आप इजीली सॉल्व कर लें। एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में। आप जिन जिन लोगों के साथ काम करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो लाइक किसी एक मेंबर की मुझे ये बात पसंद नहीं है, तो दूसरे मेंबर की मुझे ये बात पसंद नहीं है। डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, क्योंकि भगवान ने सेम किसी को बनाया ही नहीं है। जैसा मेरा नेचर है, तो ऑब्वियसली मेरे जैसे नेचर के मेरे आसपास कम ही लोग मिलेंगे। तो हमको किसी को भी डिफरेंसेस के साथ ही एक्सेप्ट करना है। कभी भी हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, या जो मुझे चाहिए वो उसके अंदर डेवलप हो जाए। ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमको हर इंसान को, हर, और ये बच्चों में भी ये बात बहुत ज़्यादा लागू होती है कि कुछ बच्चे फॉर एग्जांपल मीन्स क्लास में ज़्यादा एक्टिव हैं, थोड़ा डिस्टर्बिंग है, तो अब हमको कसम नहीं खाना है कि हमें उसको चेंज ही करना है। मतलब जो डिफरेंस है बच्चों में, तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि ठीक है, इसकी एनर्जी इस चीज़ में है, तो हम एज अ वाइज ट्रेनर, एज अ वाइज टीचर, हम उस चीज़ को, उस बच्चे के जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी एनर्जी है, उसको हम चैनलाइज कर दें। और जो मेरा काम है अच्छे से कम्युनिकेट करना, सिखाना, वो हम उसको सिखाने में कामयाब हैं। तो डिफरेंसेस के साथ एक्सेप्ट करना है, अपने कलीग को भी, अपने स्टूडेंट को भी, अपने फैमिली मेंबर को भी, और अपने सोसाइटी में प्रेजेंट जो फ्रेंड्स हैं उनको भी। ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कॉन्फ्लिक्ट डेवलप नहीं करना है, या डिफरेंसेस हैं तो ऐसा नहीं कि उनसे हम बातचीत बंद कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंसर्न फॉर अदर्स, तो बेसिकली लाइफ स्किल में ये भी एक पॉइंट है कि हमें थोड़ा दूसरे के प्रति कंसर्न रहना चाहिए। तो अगर मेरा फ्रेंड या मेरा कोई स्टूडेंट, इफ़ ही इज़ हैप्पी, देन बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरा स्टूडेंट थोड़ा दुखी है, थोड़ा परेशान है अंदर से, या मेरे कलीग थोड़ा सा अंदर से परेशान है, तो आई शुड बी कंसर्न। मतलब मुझे इस बात का कंसर्न होना चाहिए। हम उस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ठीक है, होगा परेशान, ठीक हो जाएगा। इस टेंडेंसी से हमें थोड़ा सा ऊपर उठना है, कंसर्न रहना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन ऐसे ही बने हैं। ह्यूमन जो है एक दूसरे के प्रति काफ़ी कंसर्न होते हैं, तो इस क्वालिटी को हमको ख़त्म नहीं करना है। उस चीज़ को मेंटेन, ये नहीं सोचना है कि नहीं हम कंसर्न हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं तो हम गलत हैं, ऐसा नहीं है। कंसर्न होना चाहिए, एक लिमिट तक कंसर्न होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट के प्रति तो ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए हमें। और स्पेशली जो जो छोटे बच्चे हैं, इवन इवन मुझे याद है कि जब हम लोग इवन जब इंजीनियरिंग में भी थे, तो भी 1-2 टीचर हमारे ऐसे जरूर आते थे, प्रोफेसर,
जो पूछते थे कि तुम नाश्ता क्या करके आए हो, क्योंकि अ, वो इतने कंसर्निंग थे कि उनको ये मालूम था कि ये जो बच्चे हैं ये बाहर जाए हैं रहने के लिए, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। तो और इनका ये ग्रोइंग स्टेज है, काफ़ी यंग है ये लोग, अगर ये प्रॉपर डाइट नहीं ले तो हो सकता है इनकी हेल्थ पे बुरा असर पड़े, या उनको पढ़ाई भी करना है, बहुत सारा काम करना है। तो एक दो ऐसे प्रोफेसर थे जो ये पूछते थे स्पेशली कि नाश्ता प्रॉपर किए हो कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, मीन्स अगर नाश्ते की बात हो रही है तो जो छोटे बच्चों के जो टीचर हैं, हमको ये कंसर्न होना चाहिए कि बच्चा प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेकर के आ रहा है कि नहीं, ताकि हो सकता है जल्दीबाजी में वो स्किप कर जाए, या तो कंसर्निंग हमें होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रिया मैम, प्रिया मैम जी। तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ स्किल। और हम ये जो कंसर्निंग जो कॉन्सेप्ट है ये हमको हम बाहर भी जैसे यूज़ करते हैं पर्सनल लाइफ में भी, तो ऑब्वियसली ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। इम्पैथी, तो इम्पैथी एक ऐसा वर्ड है, यूनिवर्सल वर्ड है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। इम्पैथी, सिंपैथी, ये सब रहना चाहिए स्टूडेंट से और आपस में, क्योंकि लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। कंसर्न फॉर अदर्स, इम्पैथी, ये सब का सेंस हमें खुद भी डेवलप करना है और बच्चों को भी सिखाना है कि बेटा आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए। आपका फ्रेंड अगर फॉर एग्जाम्पल वो उदास है, दुखी है, या रो रहा है, या उसकी कुछ चीज़ गुम हो गई है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, यू शुड बी कंसर्न, आपको ये चीज़ होना चाहिए। इवन डिफेंस में, हालांकि डिफेंस के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं बात कर सकते हैं, मगर डिफेंस में बहुत सारी ट्रेनिंग के साथ साथ ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वॉर के टाइम में या किसी भी सिचुएशन में अपने साथी को नहीं छोड़ना है, उसको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना है, चाहे वो किसी भी हालत में हो। तो जब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, इतने प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें हो रही हैं, तो स्कूल में तो हमको इस चीज़ को और ज़्यादा सही तरीके से शेयर करना चाहिए। तो आई होप कि ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सब लोग इसके बारे में जानते हैं, मगर हमको कॉन्शियस होना चाहिए इस बात को लेकर। शेयरिंग, तो इन्हीं सब चीज़ों में एक अगला पॉइंट है शेयरिंग। हाँ, तो ऑब्वियसली शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हम बिना शेयर किए नहीं रह सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल, हम लंच ही ले आते हैं और अगर मेरे आसपास दो मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं तो ऑब्वियसली हम शेयर करेंगे ही करेंगे, भले ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, मगर शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्या, सब लोग इस बात को मानते हैं, मगर ये चीज़ें बच्चों में भी या यूथ में भी हमको डेवलप कराने के लिए डिमांड करना चाहिए कि यू हैव टू बी शेयरिंग। आप शेयर नहीं कैसे करेंगे, आपको शेयर करना पड़ेगा। आप अगर आपका फ्रेंड पेन नहीं लाया है तो आपको उसको पेन, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आपको देना चाहिए। ये नहीं कि मेरा पेन बड़ा कॉस्टली है या पापा हमको खरीद के दिए तो नहीं। ये सब चीज़ें, ये जो सेंस है, ये छोटे बच्चों में ही मीन्स डेवलप कराने की टेंडेंसी हमारे अंदर रहनी चाहिए। नर्चरिंग रिलेशनशिप, तो इन्हीं में अगला पॉइंट है नर्चरिंग रिलेशनशिप। जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको नर्चर करना है, उनको बहुत अच्छे से लेकर के चलना है, ताकि मीन्स वो जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहे। ऑब्वियसली वैसे तो रिलेशनशिप जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं या हम ही काफ़ी जब मैच्योर होते हैं तो धीरे धीरे आप भी देखे होंगे कुछ ना कुछ छूटता चला जाता है, मगर हमको नर्चर करना चाहिए। जितने भी रिलेशनशिप बनाने से पहले या बनने के बाद नर्चरिंग उसकी बहुत ज़रूरी है। ये हमारा एक्चुअली में ड्यूटी है कि हम किसी भी रिलेशनशिप को छोड़े नहीं। हम इवन, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो बच्चे यहाँ से पास आउट हो भी जा रहे हैं और ऑब्वियसली मीन्स वो जब उनके टच में हम रहते थे तो काफ़ी अच्छा रिलेशन था उनके साथ, वो बार बार मिलना होता था, लेकिन पास आउट होने के बाद वो चले गए। तो कहीं ना कहीं हमको ये कोशिश करना चाहिए कि कभी कभी, ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल तो नहीं है, हमें उनके टच में रहना चाहिए। या बच्चों को भी ये चीज़ सिखाना है कि बेटा यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी लाइफ जब चेंज होगी तो ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ के जो मेंबर्स है या जो हमारे साथ इतना काम किए हो तो उसको भूल गए। ये जो टेंडेंसी साथ लेके चलने की है, अगर ये लाइफ टाइम रहेगी तो इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत अच्छा रहता है हमारी लाइफ के लिए।
तो ये जो पॉइंट्स हमने देखा कि हार्ट, तो हेड और हार्ट, हेड और हार्ट में, हार्ट जो रोल प्ले करते हैं लाइफ स्किल्स को डेवलप करने में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, और हमारी लाइफ ही नहीं, हमारे मीन्स एक प्रॉपर लाइफ के लिए, प्रॉस्परस लाइफ के लिए। आई होप कि ये जितने भी पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस किया, इन सबको अगर हम फॉलो करते हैं, 50-50% भी फॉलो करते हैं, तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी रहेगी, इस चीज़ को आप फील कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैंड्स। तो अब देखते हैं हैंड्स, हैंड्स में गिविंग एंड वर्किंग। तो हमारा जो, हम भगवान ने हमें इतना एक हेविली एफिशिएंट टूल दिया है हमारा हैंड, इस हैंड्स की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स डेवलप करना चाहिए हमको, ताकि हमारे हाथ से जो भी काम हो काफ़ी इफेक्टिव एंड मोस्ट एफिशिएंट रिजल्ट के साथ हो। तो गिविंग एंड वर्किंग, गिविंग एंड वर्किंग देखते हैं, थोड़ा और इसमें समझ में आएगा। वर्किंग, क्या ऐसा स्किल्स है जिससे हमारा जो वर्किंग है, जो वर्किंग एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए। मार्केटेबल स्किल्स, फर्स्ट है मार्केटेबल स्किल्स। हमें ऐसे ऐसे स्किल्स सीखने चाहिए जो, मतलब ये थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा हट के है। फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमन है, हमको अपना फैमिली चलाने के लिए, अपने मीन्स मैं नीचे जाके देख के आऊँ क्या? हाँ, फैमिली चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, ये एक उसका भी अच्छी पूछ। लाइफ जीने के लिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं जो मीन्स जैसे तिवारी सर हैं, अजय, जो सीनियर मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस बात में अपना रिफ्लेक्शन दें। जो हमें लाइफ मिली है, हमारा ड्यूटी हम उसको प्रॉस्परस तरीके से जिए, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी हम उसको गेन करें। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्किल्स सीखना। स्किल्स की मदद से ही हम जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, और यही सारी चीज़ें बच्चों को सिखा भी सकते हैं। तो जो भी आप स्किल सीख रहे हैं, जो भी आप डेवलप कर रहे हैं टेक्निक अपने अंदर, वो मार्केटेबल होना चाहिए। मतलब उन सारे स्किल्स की मदद से हम फाइनली जो है वो अर्न करने में सक्सेसफुल हों। और यही चीज़ हमको खुद भी फॉलो करना चाहिए, और स्टूडेंट्स को भी सिखाना है कि ऐसे ऐसे स्किल डेवलप करो जिससे आपकी अर्निंग और ज़्यादा बढ़े। Am I right or not? तो जो सीनियर मेंबर्स हैं, जैसे तिवारी सर हो गए, कोई AK ओझा सर हो गए, अपना रिफ्लेक्शन जरूर दे इस पॉइंट पे कि जो स्किल्स हमें सीखना है वो मार्केटेबल होना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। एनीवेज, बिल्कुल होना चाहिए सर। जी जी जी, तिवारी बिल्कुल। सर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे ये। वो थोड़ा फॉर्म फिलअप कर रहा था। जी जी जी, तो ऑब्वियसली सर ये स्किल आपके पास ऑलरेडी है, तो हम देखिए, जो भी हम लाइफ स्किल्स में जो भी चीज सीखते हैं, चाहे वो उसमें हमारा दिमाग का कंट्रीब्यूशन हो, दिमाग का कंट्रीब्यूशन हो, नॉलेज का कंट्रीब्यूशन हो, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन हो, जी सारी चीजें प्रेजेंटेबल और मार्केटेबल होनी चाहिए। आपका सक्सेस इन्हीं सब बातों पर डिपेंड करता है। अल्टीमेट सच्चाई को तो एक्सेप्ट करना होगा ना, कि हमें सरवाइव करना है, तो सरवाइव करने के लिए अर्निंग जरूरी है, और अर्निंग के लिए मार्केटेबल और प्रेजेंटेबल होना भी जरूरी है। एक टोटल पर्सनालिटी की जब बात करते हैं, तो दिमाग में जब पिक्चर आती है, तो फिर हम लोग कॉम्प्लीट स्कूलिंग की तरफ बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, जी नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, और प्रैक्टिकली इन चीजों को हम दूसरों को बता पाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। यानी पर्सनालिटी डेफिनेटली वर्क करती है, यस सर। और इसको आगे बढ़ाना है तो हर चीजों पे ध्यान रखना होगा हमें। अपने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को मजबूत करना होगा, है ना। यस सर। अभी तो जो दौर चल रहा है वो स्किल का ही जमाना है, यस सर। और नॉट ओनली स्किल बट मल्टीपल ऑफ स्किल्स की जरूरत है। यस सर। जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसके साथ कॉम्पेटिबल होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यस सर।
बीते 20 वर्षों के पहले की बात करते हैं, जब ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ जी तो सारी चीजें जो ऑटोमेटेड हो सकती थी वो हो गई। जी जी अभी का जो दौर है डिजिटल वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सारी चीजें डिजिटलाइज्ड हो। डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ा चेंज है ना। यस सर। और इस चेंज के साथ कॉम्पेटेबल बनना है तो एक प्रॉपर स्किल्स और उसको इनहांस करने की बड़ी जरूरत यस है ना। बिल्कुल सर। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सेशन का एकदम निचोड़ पॉइंट है, यस सर। सारी चीजों को एज ए होल लेके चलने की जरूरत है और स्किल्स पे तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, इनोवेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सर बिल्कुल। और इसी सही मायने में यदि हम बच्चों को ये इनोवेटिव आइडिया उस पर ट्रस्ट करना और वर्क करना सिखा दें, लैब के भीतर ले जाकर, एडीएल के भीतर ले जाकर, उससे हम कुछ नहीं है, हम उनको बोले कि आप फ्यूज वायर ही बनाओ एक अच्छे डिजाइन में बनाओ। यस सर हो सकता बिल्कुल है बिल्कुल उसके द्वारा बनाया गया फ्यूज वायर पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट को चेंज कर। बिल्कुल सर एग्जैक्टली सर। आज के डेट में चिप बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना चिप के ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट रूप से काम नहीं कर सकता है। और देख ही रहे हैं जिस तरह से मोबाइल्स की प्राइसेस बढ़ रही है, रीजन एक ही है, कंट्रियों ने तो मोबाइल बनाया लेकिन चिप मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं दिया था। और आज के दौर में चिप मैन्युफैक्चरिंग कितना महत्व रख रहा है वो हमारे इंडियंस से ज्यादा कौन समझ सकता है। बड़ी सारी कंपनियां इधर शिफ्ट हो रही, मैन पावर है, स्किल है इंडिया के पास, हम उसको स्किल के रूप में काफी कुछ दे सकते हैं, तो इंडिया भी वर्ल्ड को बहुत कुछ दे सकता है। ये तो बहुत जरूरी है अमित सर। और आप लोगों के सहयोग से डेफिनेटली हमारा विद्यालय तो इस पे बहुत काम कर रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। बच्चों ने बहुत पेटेंट बनाया, बहुत अच्छी चीजों को बनाया है, अब उसको थोड़ा मास लेवल पे ले आने की जरूरत है। एक बड़ा वर्कशॉप बने और टीचर स्टूडेंट साथ मिलके कुछ वहाँ पे मिरेकल क्रिएट करें। और कमिंग डेज में ये बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पे आएगा, मेरा पूरा एकदम कॉन्फिडेंस और विश्वास भरोसा है हम इसमें अच्छा करेंगे। यस सर बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू शिवाली सर फॉर योर मोटिवेटिंग वर्क। और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक बात, जितने भी जो यंग मेंबर्स ऐड हुए हैं या आने वाले टाइम में होने वाले हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, ऑब्वियसली जब हम किसी भी सेशन में बैठते हैं तो सारे पॉइंट्स को तो हम नहीं याद रख सकते हैं, ये हमारी भूलने की भी टेंडेंसी ह्यूमन नेचर ही है। हम इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं। मगर जितने भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी यंग मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, जो काफ़ी यंग है या बहुत सारे लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, अपने मार्केटेबल स्किल्स पे हमेशा काम करें। आपकी जो जॉब है वो उसको 8 घंटे की ड्यूटी समझ, 8 आवर्स की ड्यूटी समझ के ना करें। आपको क्रिएटिविटी, मार्केटेबल स्किल्स एंड गुड कम्युनिकेशन, इन पे जरूर काम करें। इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो उस स्किल्स को सीखने में जो थोड़ा बहुत जो एक्सपेंसेस है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ नया चीज़ सीखना ही है, उसमें पेड अगर कुछ हमको पे करना पड़ रहा है तो हम उस उस चीज़ को पे करने से भी घबराए नहीं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्किल, मार्केटेबल स्किल सीखेंगे, आपकी कंफर्म है कि आपकी आने वाली लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। टीम वर्क ऑब्वियसली सब लोग इसके लिए प्रयास करते हैं। हमेशा हमको टीम में काम करने की जरूरत है। जैसे कल ही परसों ही हमारे स्कूल में बहुत बड़ा एक रैंक इवेंट है, तो ये इवेंट तभी सक्सेसफुल तरीके से परफॉर्म हो पाएगा या पूरा अच्छे से होगा कब, जब सारे मेंबर या जो भी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं वो एज अ टीम काम करें। ये ना सोचे कि मेरा ये काम है पर्टिकुलर, जैसे कोऑर्डिनेशन का है, मेरा सीट अरेंजमेंट का है, मेरा ओवरऑल मैनेज, तो उसको पर्सनली ना लेते हुए टीम वर्क की तरह काम करें, तभी कोई काम कंफर्म होगा। जैसे हमारी कंपनी, हमारे भारत की, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी जो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज,
ये टीम वर्क के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। यहाँ के जो वर्क कल्चर है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, फेरारी फेरारी जो नाम आप सुने हैं, फेरारी कंपनी, फेरारी कार, इसके भी जो सॉफ्ट वर्क, इसके भी जो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और जो चीज़ें होती हैं वो टीसीएस ही करती है। तो दुनिया के जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, टीसीएस अगर उसको हैंडल करती है, तो यहाँ पे टीम वर्क का कल्चर बहुत ज़्यादा है। एक और टीम वर्क का एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, मतलब थोड़ा ब्रॉड लेवल पे अगर हम जाएं, टीम वर्क सबको मालूम है, मगर किस लेवल पे होता है टीम वर्क, टीम कैसे काम करती है। दिल्ली मेट्रो का नाम आप सब लोग सुने होंगे। दिल्ली मेट्रो में कई सारे लोग ट्रेवल भी किए होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे 2003 से जब ये स्टार्ट हुई है, 2003 से जब से स्टार्ट हुई है, एक भी मिस हैपनिंग दिल्ली मेट्रो में नहीं हुआ है। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। लेकिन जब आप मेट्रो में जाएंगे, इन करेंगे, और दिल्ली मेट्रो में जब आप ट्रेवल करने के लिए अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे, आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नज़र नहीं आएगी। एंट्री पॉइंट पर सिक्योरिटी नज़र आएगी, सीआरपीएफ के जवान जो कमांडर्स हैं वो रिस्किंग के लिए रहते हैं, मगर बहुत ज़्यादा आपको लगेगा नहीं कि इतना ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है। लेकिन अगर एक बंदा वहाँ पे पान खा के या कुछ चीविंग करके अगर प्लेटफॉर्म पे वो पिक कर दे, तो फिर आप देखेंगे कि वहाँ टीम वर्क कैसे काम करती है। या ट्रेन में अगर कुछ एक बंदा कुछ भी मिस हैपनिंग कर दे, तो ड्राइवर कैसे तुरंत आने वाले स्टेशन के पास जो है वो स्पेसिफिक जानकारी दे देगा सीआरपीएफ को, और कैसे वो लोग आके एक्शन करेंगे, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। बड़े से बड़े काम को परफॉर्म करने के लिए टीम वर्क, टीम को कैसे हैंडल करना है, मैनेज करना है, ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा। टीम वर्क एक ऐसा वर्ड है जो हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं, हम करते भी हैं, मगर जितना आप करेंगे वो कम है, उससे और ज़्यादा उसको किया जा सकता है। सेल्फ मोटिवेशन, तो सेल्फ मोटिवेशन जो है वो मीन्स अब हर परिस्थिति में अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना एक चैलेंज है, मगर इस चैलेंज को, ये बहुत बड़े क्लास का स्किल है, हाई लेवल स्किल है ये सेल्फ मोटिवेटेड। क्योंकि आपको डीमोटिवेट करने के बहुत सारे सिचुएशंस मिलेंगे, बहुत सारा ऐसा वो होगा कि आप डीमोटिवेट होंगे, मगर आपको कैसे अपने आप को रिकम्बाइन करना है और कैसे आपको वापस से मोटिवेट होकर काम में लगना है, ये एक बहुत बड़ा स्किल है। जितना भी आप करेंगे कम है, आप जितना कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमको ये चीज़ खुद भी डेवलप करनी है, तभी हम जो अपने जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम सिखा सकते हैं। एंड लास्ट वन इज हेल्थ। तो हेल्थ में हमको, चूंकि हमारा टाइम भी हो रहा है, हम लोग इसको थोड़ा वाइंड अप करेंगे। एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स आप लोगों का इतना जो सहयोग मिल रहा था, ये सारे पॉइंट्स हम लोग काफ़ी डीप में डिस्कस किए। एंड आई होप कि ये जो है ये अगर हम जो निचोड़ है इसका, जो ओवरऑल जिस्ट है, जो मेरा मोटिव है शेयर करने का, अगर हम उसको करें, एक्सेप्ट करें, डेवलप करें अपने अंदर, तो ऑब्वियसली हमारे आने वाली जो लाइफ है या हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी इससे बेनिफिशियल होने वाले हैं। हम खुद भी पर्सनली काफ़ी ग्रो करने वाले हैं। हेल्थ वाइज लाइफ स्किल्स क्या क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमें काफ़ी ध्यान देना है। ब्रेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ट वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हैंड जो काम हम करते हैं उसके तहत जो जो स्किल्स है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन सब के अलावा हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ स्टीम, आप जो भी काम करें, पहले तो मेरी ये कोशिश रहे कि हम गलती ना करें। अगर हम गलती करेंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई हमें डांटेगा, जो हमारे सीनियर है हमको पॉइंट आउट करेंगे कि दिस इज योर मिस्टेक। और कहीं ना कहीं हमारे मन में ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि पहुंच रही है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम काम में थोड़ा प्रो एफिशिएंट हो जाए, गलतियां कम करें, और अपनी जो भी काम करें उससे हमारा सेल्फ स्टीम काफ़ी बड़ा हो। मतलब बहुत सारी चीज़ों को मीन्स जैसे गलतियां हम कम करते हैं, तो हम किसी काम को अच्छे से करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी खुद की जो मीन्स खुद की जो सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे खुद की नज़र में है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और इस चीज़ को हमेशा बनाए रखना है, खुद को अपनी नज़र में काफ़ी ऊंचा रखना है। कुल मिला के बात यह है कि मैं खुद, मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा मीन्स हाई प्लेस रखता हूँ। तो इस तरह से सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरेक्टर, मैनेजिंग फीलिंग्स, सेल्फ डिसिप्लिन,
जो काम हम खुद कर सकते हैं वो हमको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रखना है, डिसिप्लिन में रहना है, अपनी कैरेक्टर को हाई रखना है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है, जो भी काम मिले उसको अपना समझ के करना है, उसकी जिम्मेदारी लेनी है। और इन चीज़ों से हम जो है काफ़ी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स हैं जो हमें डेवलप करनी चाहिए। इसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिजीज प्रिवेंशन, पर्सनल सेफ्टी, इन सारी बातों का फाइनली ये सारे काम करते हुए फाइनली हमको ध्यान रखना है कि हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी जो भी हमारे चॉइस है, जो हम कपड़े चूज करते हैं, जो हम पहनते हैं, पुट ऑन करते हैं, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। टाइम टू टाइम हमको परफेक्शन की ओर जाना चाहिए। डिजीज प्रिवेंशन, अपने आप को हेल्दी रखना है। ये तो सबसे बड़ा लाइफ स्किल है कि अपने आप को हेल्दी रखना है। सारा काम करना है आप ही को, पूरा घर भी आपको ही चलाना है, स्टूडेंट्स को भी आपको ही सिखाना है। सारा काम करते हुए आपको फिट रहना है। अगर आप बीमार हो जाएंगे या हम बीमार हो जाए तो फिर सारी जो स्किल्स है वो सब एक साइड हो जाएंगी। तो ओवरऑल द थिंग इज यू हैव टू बी वेरी फिट, हेल्दी एंड हार्टी। पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखना है, ये टाइम टू टाइम हमें इसके लिए अवेयर रहना चाहिए। हम कहीं भी आए जाए, कुछ भी काम करें, थोड़ा सेफ रहें। एंड द लास्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जैसा कि पहले भी हम डिस्कस किए हैं, काफ़ी स्ट्रेस होता है बहुत सारे काम करने में। तो स्ट्रेस को मैनेज करना, स्ट्रेस को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, स्ट्रेस को मैनेज करना है। कभी हमारी मुलाकात होगी तो मैं बताऊंगा स्ट्रेस के ऊपर। स्ट्रेस एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है और हम स्ट्रेस को बहुत गलत तरीके से लेते हैं। टेंशन और स्ट्रेस दोनों डिफरेंट है। हम लोग टेंशन को स्ट्रेस समझ लेते हैं और स्ट्रेस जो हो रहा है उसको टेंशन समझ लेते हैं। बेसिकली इसमें माइन्यूट डिफरेंस है कभी। जी, तो टेंशन जो है, जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होगा। तो स्ट्रेस को एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम स्ट्रेस जनरेट होने ही नहीं देंगे। तो ये एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग जब चर्चा करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो ओवरऑल मैं जो अपने सारे पॉइंट्स लेकर के आया था, ये अभी हमने काफ़ी डिस्कस किया। एंड आई होप आई वॉज एबल टू कनेक्ट विथ यू ऑल। एंड दीज आर द पॉइंट्स वी शुड डेवलप इन आवर सेल्फ to means perform our duty very effectively and to live a very prosperous life. बेसिकली ये सारे स्किल्स जो है वो लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ही हैं और लाइफ में आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों चीज़ें आती हैं। तो आई होप इट वाज अ वेरी ग्रेट सेशन विथ यू ऑल। एंड आई होप कि मैं काफ़ी हद Yes, sir. तक It was a आपकी। very helpful session for all of us. जी, थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।